गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक साथ वन शॉट में। क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर में आपको पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर जो है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन का कंप्लीट कंसेप्ट हम लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर जो कंसेप्ट आप लोग 11th में पढ़ते हो वो का वो कंसेप्ट क्लास 12th के अंदर रहता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, क्या है ग्रेविटेशन, व्हाट इज दिस, क्या है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशन क्या है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो ग्रेविटेशन is the property of any mass object to attract another mass object। किसी भी एक मास के ऑब्जेक्ट को दूसरे मास के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट अनदर मास ऑब्जेक्ट। ओके, this is the gravitation, and the force of attraction is known as the gravitational force। Force of the attraction between mass object is known as the gravitational force। तो इस यूनिवर्स के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी मास के ऑब्जेक्ट है, चाहे छोटा मास का ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक एटम के बराबर हो और चाहे सन के जितना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमेशा एक मास का ऑब्जेक्ट दूसरे मास के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ए बी को कर रहा है अट्रैक्ट, तो बी भी वापस ए को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि when two mass object let m1 and m2 are separated by distance d, then gravitational attraction between these two mass object directly proportional to product of the mass m1 m2 and f inversely proportional to square of the distance। So here f is directly proportional to m1 m2 upon d square। So f equal to g m1 m2 upon d square। This is also known as the Newton law of gravitation। Newton law of gravitation। Newton law of gravitation। or according to universal law, sometime we also can say कि each mass object is attracted by another mass object। This is the universal law of gravitation। If two mass object m1 and m2 are separated by distance d, then attraction force between these two objects directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of distance between them। So this is the gravitational force। Okay, what is the g here? G universal gravitational constant। Universal gravitational constant। So g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? यू कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस वन आल्सो। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? अगर आपके पास यूनिट है
तो आप किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो न्यूटन का आपको पता है, m1 L1 T-2, साथ में मीटर स्क्वायर आ गया तो हो गया L2 अपॉन kg स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, m2। जब फाइनली हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, m1 m-1 L3 T-2। This is the dimensional formula for universal gravitational constant capital G. So this is the न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर दो मास के ऑब्जेक्ट m1 और m2 एक दूसरे से d डिस्टेंस सेपरेट है, एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इनके बीच के लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों मास ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब अपन साथ में लिखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। जी यहाँ पे होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बनेगा m-1 L3 T-2। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस देखो, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है यहाँ पे जी, जो मैंने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब फोर्स जो होगा वो भी हमेशा, अगर डिस्टेंस डी है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, मास m1 और m2 है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो फोर्स भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स not depend on medium। between object, अगर ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम है तो उससे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो मास के ऑब्जेक्ट स्पेस में रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ही होगा जितना अगर अर्थ पे रखे हुए, या किसी भी वाटर में रखे हुए हैं, या किसी और लिक्विड में रखे हुए हैं, या किसी और सॉलिड मीडियम में रखे हुए हैं, या कोई दूसरा मीडियम आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में लेके आ जाते हो, तो उससे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो रहने वाला है हमेशा हमेशा के लिए सेम रहने वाला है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आगे अपन लोग 12th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दैट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, बट ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, so force varies as square of the distance between the object inversely। square of the distance between object inversely, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं सर अगर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है हर एक मास ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम दो लोग अगर पास में खड़े तो क्यों फील नहीं होता है? उसका रीजन होता है कि इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कारण क्या है, यहाँ पे जो जी की वैल्यू आप देख रहे हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, जो बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, और इसके कारण जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो उसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है, क्योंकि आपका अगर मास 100 kg और 100 kg भी है और आप एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो, और इंटू साथ में अपन 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 11 और +4 होकर भी -7 बचेगा। 10 की पावर -7 न्यूटन की फॉर्म में आंसर आएगा। 10 की पावर -7 आप समझते हो 0.00000001, तो एक अपने आप में बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, वो फोर्स नेग्लिजिबल होता है। बट weakest force of the universe that is gravitation, but highest range force is the gravitation। Existence of the all the planets is due to gravitation attraction between the sun and planet। कोई भी प्लानट जब एग्जिस्ट कर रहा है उसका रीजन भी ग्रेविटेशन है। हर एक जो प्लानट है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है तो
उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑब्जेक्ट एंड द सन, मींस बिटवीन द मास ऑफ द प्लैनेट and mass of the sun there is a gravitational attraction. Due to that gravitational attraction planet able to revolve in its orbit around sun. उस ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण ही प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड क्या कर पाता है, रिवॉल्व कर पाता है, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। समझ में आई बात? यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन it is the pull due to gravitation, it is the pull due to gravitation for any mass object. So we will discuss here for the gravitational acceleration due to earth, gravitational acceleration due to earth. So let here we have earth, this one is the earth, radius of the earth let re, we will assume that earth is a spherical but actually it is not. Here mass of the earth that is me and a mass object, another mass object that is m. Distance between these two is small r. Then according to universal law of gravitation, attraction force between these two F equal to G MEM upon R. GMEM अपॉन R। तो यहां पे हम लोग देखेंगे आगे तो क्या होगा उसमें, अगर यहां पे अट्रैक्शन का फोर्स इतना है और अगर मैं मान लू एक्सीलरेशन g है, एक्सीलरेशन कितना है g है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन व्हाट इज द फोर्स, F इक्वल टू ma, तो F इक्वल टू mg. So this is the also attraction force on mass m object. This is the also attraction force on the mass m object. That means these two forces are same. These two forces are same. So F equal to G me m upon R square and F equal to mg. These two are same force. These two are same force. So by this we can find value of g here, m will be cancelled by m. So what is the g? G equal to g me upon r square. G me upon r square. This is the gravitational acceleration when object is on earth surface. When object is on earth surface, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होगा तो क्या होगा बताइए। अर्थ की सरफेस पे आपका आर जो है दैट बिकम आर ई, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस एंड दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो सरफेस पे जो एक्सीलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। आप अगर हाइट पे जाओगे तो भी एक्सीलरेशन रिड्यूज होगा और अर्थ के डेप्थ में जाओगे तो भी एक्सीलरेशन रिड्यूज होगा। अर्थ के हर एक पॉइंट पे भी एक्सीलरेशन सेम नहीं होता है। जब हम इक्वेटर से पोल के साइड में जाते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन आपका इक्वेटर से पोल के साइड में जाएंगे तो एक्सीलरेशन बढ़ता है, एक्सीलरेशन बढ़ता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई, जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। स्मॉल जी कितना होता है अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जो जी होता है वो मैक्सिमम होता है, अर्थ की सरफेस पे जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम लोग अगर हाइट पे जाएंगे तो भी जी वेरी करेगा, और डेप्थ में जाएंगे तो भी जी वेरी करेगा। और हमने यहाँ पे स्पेरिकल शेप मान के चले हैं, तो यहाँ पे जी हमने बोला है कि सब जगह सेम होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो भी जी क्या करता है, वेरी करता है। अगर हम इक्वेटर से पोल की साइड में जाते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और पोल से इक्वेटर में आएंगे तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो किस तरह से होता है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन इन जी अकॉर्डिंग टू हाइट। वेरिएशन जी विथ हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग जी में कैसे वेरिएशन होता है। तो यहां पे अर्थ एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है आर ई, ठीक है। और हमारे पास एक अर्थ की सरफेस है एच हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, ठीक है। ये हाइट एच है इसकी, एंड यहां से यहां तक की रेडियस जो होगी दैट इज आर ई। नाउ हियर इन बिटवीन वी डिस्कस ए फॉर्मूला, इफ टोटल डिस्टेंस इज आर, टोटल डिस्टेंस इज आर, so according to formula of G, we can say GH equal to GME upon R square. So can we write R as RE plus H? RE plus H. So GH equal to GME upon RE plus H की पावर 2, ठीक है। सो हियर GH equal to GME, हम लोग आर ई यहां से कॉमन लेंगे, नीचे आर ई स्क्वायर कॉमन आएगा, आर ई का स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का 2, यह हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर 2। तो यहां से हम लोग देखेंगे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, हमने थोड़ी देर पढ़ा था पहले, दैट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन एट द अर्थ सरफेस। सो जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला हाइट में कैसे जी वेरी करता है। अगर आपको पूछे व्हाट इज दी जी, व्हाट इज जी एट एच इक्वल टू आर ई, जब हाइट जो है सरफेस है वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो वहां पे जी कितना होगा, तो वो जी निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एच इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई विल बी कैंसिल आउट बाय आर ई, सो आर ई अपॉन आर ई 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो जी एच इक्वल टू जी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज जी बाई 4, दैट इज जी बाई 4। अब यहां पे यही फॉर्मूला वैलिड होता है जब आपका एच जो है वो आर ई की फॉर्म में गिवन हो। यहां से हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला और बनाते हैं फॉर द स्मॉल हाइट, फॉर द स्मॉल हाइट के लिए वो होता है फॉर्मूला, वहां पे एच आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में होता है फॉर स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस का 2, माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा।
तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू नियर बाई इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। जब x आपका 1 से बहुत छोटा है तो ये होता है। तो इसी तरह यहां पे देखो, जब h ही r e के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है तो h अपॉन r e जब बनेगा तो हम लोग एक बड़ी संख्या का भाग देंगे एक छोटी संख्या में, तो वो वैल्यू 1 से वैसे भी बहुत कम आएगी। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे h अपॉन r e जो है 1 से बहुत छोटा है। तो जी एच इक्वल टू जी, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 और n की जगह हमारे पास -2 है तो -2h अपॉन r e। अब ये फॉर्मूला अगर आप यहां पे अप्लाई कर देते, इसी क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते कि जी एट एच इक्वल टू आर ई, तो यहाँ पे आर लिखते तो आपका आर ई से आर ई कैसे था 1 - 2 आता और आप माइनस में जी कर देते, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो ध्यान देना कि हाइट के साथ जब वेरिएशन पूछता है तो स्मॉल हाइट जब 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की रेंज की दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर हाइट ज्यादा है तो आप ये फॉर्मूला गलती करके मत लगाइए। अगर जी फाइंड करना और हाइट आपको एच आर ई की फॉर्म में दे रखी, आर ई बाई 2, आर ई बाई 6, आर ई बाई 7, आर ई बाई 8, आर ई बाई 100, ठीक है, तो भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, इसी से आपका सही आंसर आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला केवल और केवल क्या होता है, कम हाइट के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? कम हाइट के लिए एप्लीकेबल है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब धरती के अंदर जाओगे तो कितना जी चेंज होगा। मींस इफ वी मूव इनसाइड द अर्थ, डेप्थ ऑफ द अर्थ, देन हाउ जी विल बी चेंज। जब हम डेप्थ में जाएंगे तो जी में कैसे वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, डेप्थ में कैसे जी वेरी करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये अर्थ है, हम लोग यहां पे भी अर्थ को स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, अर्थ को स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ही मानेंगे और इसके अंदर वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये इसका सेंटर है, यहां से इसकी रेडियस है वो है आर ई के इक्वल, ठीक है। पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली मास इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ। अर्थ के अंदर मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस कंडीशन में आपकी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी किसके इक्वल होगी, वो हम लोग रो ले लेते हैं कि अर्थ की डेंसिटी रो है। नाउ टेल मी हाउ वी विल फाइंड द डेंसिटी। सो डेंसिटी रो इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। So pi r e cube, rho equal to m e upon 4/3 pi r e cube. This is density. Now, if we find acceleration inside Earth, let here we want to find acceleration. Depth of this point from the surface, that is d. That is d. Now, from the center distance is r. Here mass object m. Now tell me, what is the here acceleration gd? If we want to find gd, so gd equal to here total mass of the earth, that is me, but this will be not considered for the acceleration. complete mass हम लोग नहीं ले सकते। कंप्लीट मास क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो अट्रैक्शन को कर रहा है वो इसके अंदर वाला मास जो है वही केवल अट्रैक्ट करेगा, ये बाहर वाला इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमें जीडी जब लेना है, वी हैव टू फाइंड जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एम डैश क्या है कि अंदर के स्पेयर का मास कितना होगा। और हमने क्या माना है, अर्थ को यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट माना, वैसा होता नहीं है पर हमने माना एक बार के लिए फाइंड करने के लिए। अगर हमें अंदर का मास निकालना, हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास इस अंदर वाले का वॉल्यूम भी है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एम डैश इक्वल टू व्हाट, एम डैश क्या होगा, तो एम डैश आप लोग यहां पे निकाल सकते हो, एम डैश इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने अभी फाइंड की थी, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई का क्यूब, एंड वी दैट वी ऑलरेडी नो
वो क्या होगा अपने पास 4/3 पाई आर, स्मॉल आर का क्यूब। किसका लेंगे? स्मॉल आर का क्यूब हम लोग लेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो एम डैश इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? एम डैश की आ गई। जब आपको एम डैश मिल गया तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? बताइए जल्दी से। जी फाइंड कर सकते हो अंदर कितना होगा। अंदर जी कितना होगा? तो जी डी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू एम डैश जगह लिखेंगे एम ई अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर क्यूब, और साथ में यहाँ पे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, जी डी इक्वल टू कितना आएगा? इसको ऐसे लिखते हैं क्या? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई, क्यूब को तोड़ दिया और साथ में यहाँ पे आ गया आर। ये क्या बन गया पता है? जी एट दी सरफेस, जो हम लोग जी लिखते हैं नॉर्मली, जी डी इक्वल टू जी अपॉन आर इंटू आर। ये हो गया। अब आर को मैं क्या ले सकता हूं पता है? टोटल रेडियस अगर आर ही है, डेप्थ में है डी, तो आर ई माइनस डी, तो जी डी इक्वल टू जी अपॉन आर ई, और आर यहां पे आप देखिए आर ई माइनस डी, तो जी डी इक्वल टू जी अपॉन आर ई को हम लोग अंदर ले सकते हैं चाहो तो। इसको अंदर लेने के आ जाएगा जी आर ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो जी डी इक्वल टू क्या आ गया आपका? जी वन माइनस डी अपॉन आर ई। इस तरह से ये जी आ गया आपका। अब हमारे पास जी के जो फॉर्मूले बने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। एक बार एक चीज और देख लेते हैं कि सेंटर पे कितना एक्सीलरेशन होगा जी एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर पे आपका जो आर डी है वो आर ई के इक्वल हो जाएगा, डेप्थ रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा जी वन माइनस आर ई अपॉन आर ई, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जी सेंटर पे आएगा आपका जीरो। तो अगर आपको पूछे व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पे एक्सीलरेशन जीरो होता है। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो होता है आपका। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गई बात? तो ये जी के अंदर वेरिएशन कैसे होता है? हाइट के अकॉर्डिंग और डेप्थ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा उसको। हमने कुछ फॉर्मूला लिखे जी के। जो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा हमने जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखना हमें बाहर के पॉइंट के लिए, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा? जी एच इक्वल टू जी वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला लिखा हमने जी डी इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे ये फैक्टर भी घटेगा, ये फैक्टर भी हाइट पे जाने पे घटेगा। तो ये आपका जब सरफेस पे रहेगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये आपका जी होता है ओरिजिनल जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अर्थ के सरफेस का होता है। वो कहाँ का होता है? अर्थ की सरफेस का होता है। अब हमारे पास ध्यान देने लायक चीजें यहाँ पे कुछ और भी है, वो ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा कि ये जो जी है, ये जो जी है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक आप अर्थ की अगर लिखना चाहो कि अर्थ की सरफेस पे जो जी हो डेंसिटी की फॉर्म में क्या होगा, तो आप लिख सकते हो जी इक्वल टू जी एम ई को लिख दो मैं डेंसिटी इंटू क्या होगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो जी रो, आपका रो को लिख दें, रो क्या लिख सकते हैं? मास को लिखा हमने रो, तो वॉल्यूम को लिख देते हैं हम लोग 4/3, यहाँ आर ई का स्क्वायर है 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? जी 4/3 पाई, ठीक है। एक आर ई बचेगा, जी बचेगा, और ये बचा। ये फॉर्मूला आपका किस फॉर्म बनता है?
अगर आपको पूछे डेंसिटी के फॉर्म में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 4/3 पाई जी रो इंटू आर ई, जी रो इंटू आर ई। अगर आपको पूछ ले कि डेंसिटी कांस्टेंट है किसी चीज की, आर के अकॉर्डिंग जी में वेरिएशन कैसे होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको दिख रहा है। अब एक चीज और मैं आपको इनपुट बताता हूं कि ग्राफ कैसे बनता है जी का, जो एक्सेलरेशन है उसको जी का ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, वो ध्यान से देखिएगा। जी सरफेस पे जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर जो मैक्सिमम होता है। जी अंदर जब जाएंगे तो वो फॉर्मूला क्या होगा, हाइट पे जाएंगे जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हाइट पे, और जी डेप्थ में जाएंगे तो अपने पास फॉर्मूला बना था जी एम ई अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो ये आर के अकॉर्डिंग मैं सब लिख रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि हम लोग एक ही चीज से जी को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग शुरू करेंगे अर्थ के सेंटर से, यहाँ पे सेंटर से शुरू करेंगे, यहाँ पे आपका आर इक्वल टू 0 होगा, इसमें जी भी कितना होगा, 0 होगा। जब सेंटर से लेके हम लोग सरफेस तक आएंगे, आर इक्वल टू आर ई तक आएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यहाँ पे दिख रहा है आपको जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक आपका। यहाँ सरफेस पे आपका जी मैक्सिमम हो गया, और ये जी आपका जो आ गया जी सरफेस पे, वो आ गया जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसके बाद वापिस से आप देखोगे बाहर जो है वो जी एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका आर के साथ जी वेरी करेगा और इस तरह से वेरी करेगा, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरह से आपका जी का ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ बनता है, जी का ग्राफ बनता है। समझ में आई बात आप सबको, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे वेरिएशन होता है। So this is the all about gravitational acceleration with the height, with the depth and at the surface। अब यहाँ पे acceleration में दो और तरह के चेंज होते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। यहां पे अर्थ की शेप हम लोग देखें, हमने क्या माना, अर्थ की शेप को स्पेरिकल माना, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वेरिएशन इन जी विथ शेप, वेरिएशन इन जी विथ शेप, शेप के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएशन होगा वो हमें देखना है। तो जैसे जैसे शेप बदलेगी वैसे वैसे जी भी क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। जी भी क्या करेगा, वेरी करेगा। कारण क्या है, अर्थ की शेप जो होती है वो इलिप्टिकल शेप में होती है। कुछ इस तरह की अर्थ की शेप रहती है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे आप रेडियस देखोगे इसकी, आर ई इक्वेटर वाला पॉइंट होता है, यहां पे जो आर पी जो पोल वाला पॉइंट होता है। हमने जो जी पढ़ा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। हमने अर्थ की रेडियस को एक जैसे लिया, यहाँ आर ई का मतलब यहाँ अर्थ हो गया, यहाँ सिंपल आर लिख दो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तो हमारे पास शेप के अकॉर्डिंग देखें तो जी अगर पी पे बात करें पोल पे, तो जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर, और अगर इक्वेटर पे बात करें तो जी ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान दो, आर ई और आर पी अलग अलग है कि नहीं है? तो इसका मतलब जीई और जीपी भी अलग अलग होगा। तो आपके पास आरपी सबसे कम है, इसका मतलब जीपी ज्यादा होगा, और जीई क्या होगा, उससे कम होगा। तो अर्थ का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहता है? तो वो पॉइंट आपका कौन सा है? वो पॉइंट आपका है पोल वाला पॉइंट। यहां जी मैक्स होगा और यहां जी क्या होगा, मिनिमम होगा अर्थ की सरफेस पे। तो जब हम पोल से इक्वेटर पे जाते हैं, पोल से इक्वेटर पे जाते हैं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, होती कि नहीं होती है? और अगर आप उल्टा जाते हो, कहां से, अगर आपका मन हो गया नहीं सर हम तो इक्वेटर से पोल पे जाओगे, तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप यहां पे गोल्ड खरीदते हो और आपका गोल्ड का वेट है मान लीजिए 5 न्यूटन, कितना वेट है, 5 न्यूटन, तो आप इसको पोल पे लेके जाओगे तो इसका वेट 6 न्यूटन हो जाएगा, या 5 से ज्यादा होगा, 5 से कम नहीं होगा।
और यहीं आप पोल पे जाके गोल्ड खरीदते हो, यहाँ इसका वेट 10 न्यूटन है, तो आप यहाँ आके करोगे माप, तो वो आपका 9 न्यूटन हो सकता है, वो आपका 8 न्यूटन हो सकता है, बट 10 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि जी डिक्रीज हो गया। मास सेम रहेगा, मास में कोई वेरिएशन नहीं आता है। अगर कोई बोलता है कि सर यहाँ पे 5 ग्राम गोल्ड है तो यहाँ पे कितना होगा, अरे ग्राम के अंदर भाई मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड का मास सेम रहेगा, गोल्ड के मास में इक्वेटर से पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल फर्क पड़ेगा किसमें, उसके वेट पे, और वेट मेजर होता है न्यूटन में। वेट किसमें मेजर होता है, न्यूटन में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वेरिएशन जी में शेप के साथ कैसे होता है, जी में शेप के साथ कैसे होता है। ठीक है, अब एक वेरिएशन हमारा और बचता है, वेरिएशन इन जी विद द रोटेशन। जी में वेरिएशन रोटेशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है, तो वो कैसे निकालोगे? वेरिएशन इन जी विद रोटेशन। तो यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, रोटेशन के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएशन होता है, ध्यान दो इसका। तो यहाँ पे देखिए, जो जी, अगर अर्थ हमारे पास ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, ओमेगा स्पीड से क्या कर रही है, अर्थ हमेशा अपने एक्सिस पे क्या करती है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, तो जी जो वेरिएशन होगा ओमेगा के अकॉर्डिंग, इक्वल टू रोटेशन के अकॉर्डिंग होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमड़ा, कॉस लेमड़ा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस लेमड़ा यहाँ पे क्या, जैसे अर्थ की शेप है ऐसी हमारे पास, तो जब अर्थ की पोजीशन है, अर्थ की शेप की बात नहीं करते हैं, इसकी पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर अर्थ है, मान लीजिए सन के साइड में जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो भी एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। यहाँ पे इस सेंटर से जो पोजीशन देखें इसकी, यहाँ पे ये लेमड़ा है। अगर इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर पे लेमड़ा कितना हो जाएगा, 0, और पोल पे आएगा तो लेमड़ा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग जी पोल पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जी पोल पे कितना होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जी पी इक्वल टू जी, जो ओरिजिनल जी जो होता है 10, ये यहाँ पे पोल पे होता है 9.8 जो लेते हैं। अगर इक्वेटर पे देखेंगे तो इक्वेटर पे आपका लेमड़ा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेमड़ा 0 हो जाएगा, तो जी इक्वेटर पे जो आपका होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो जी ई इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस, जी कितना हो जाएगा आपका, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जो की वैल्यू क्या होगी, पोल से बहुत कम होगी, पोल से बहुत कम होगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल effect on gravitational acceleration due to shape of the earth, due to rotation of the earth, due to height of the earth and due to depth of the earth। सारे रोटेशन हमने चेंज हमने पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, थैंक यू।